सो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, थर्ड चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, क्लास 9th। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे 1.1 द इफेक्ट ऑफ वॉर। The war had a devastating impact on the entire continent, both psychological and financially. ये जो वॉर का इफ़ेक्ट था, यानी वॉर का जो प्रभाव था, वो बहुत ज़्यादा उसका तोड़ देने वाला इफ़ेक्ट था, जिसने पूरे कॉन्टिनेंट को साइकोलॉजिकली और फाइनेंशियली यानी मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया। From the continent of creditor, Europe turned into one of debtor. यूरोप जो कि एक क्रेडिटर था, जो कर्ज देता था, वो अब खुद कर्जदार हो गया। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमियर रिपब्लिक वॉज बींग मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ ओल्ड एम्पायर। दुर्भाग्य रूप से नया नया वेमियर रिपब्लिक बना था, उसको जो पुराना साम्राज्य था उसके पापों की, जैसे कहते हैं कि उसका भुगतान उसे करना पड़ा। The Republic carried the burden of war guilt and national humiliations and was financially crippled by being forced to pay compensation. जो रिपब्लिक था उसको वॉर बर्डन, जो वॉर गिल्ट उसको माना गया था जर्मनी को, तो उसे वॉर गिल्ट भी पे करना था, उसका भी बोझ था। साथ साथ पूरा नेशनल ह्यूमिलेशन यानी कि पूरा मानवता विरोधी उसे कहा गया। साथ साथ उसको जो वॉर का जो कंपनसेशन देना होता है, भुगतान करना होता है, वो भी करना पड़ा। Those who supported the Weimar Republic, mainly socialists, Catholics and Democrats. जो रिपब्लिक को सपोर्ट कर रहे थे, वेमर रिपब्लिक को, वो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक्स थे और डेमोक्रेट्स थे। Become easy target of attack in the conservative nationalist circles. वो सीधे शिकार बन गए कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल्स के। They were mockingly called the November criminals. इन लोगों को बोलचाल में उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाने लगा, वो संज्ञा दे दी गई इन्हें। This mindset had a major impact on the political development of the early 1930s as well as soon see. ये जो माइंडसेट लोगों के मन में आ गया था कि वेमियर रिपब्लिक के लोगों को ये नवंबर क्रिमिनल्स बोलने लगे थे, तो ये एक माइंडसेट उस समय पर हो गया, मानसिक रूप से सबके मन में बैठ गया, और इसकी वजह से जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट अर्ली 1930s का था वो हुआ। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने भी यूरोपियन सोसाइटी और वहाँ की पॉलिटिक्स पे बहुत गहरा प्रभाव दिया। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस अबव सिविलियंस। सोल्जर्स को, सिविलियंस मतलब होता है नागरिकों से, ऊंचा स्थान दिया गया। Politicians and publicists laid great stress on the need for men to be aggressive, strong and masculine. पॉलिटिकल जितने भी राजनीतिज्ञ थे और जो पब्लिशर्स थे, वो लोग चाहते थे कि जो मैन हैं वो कैसे होने चाहिए, एग्रेसिव होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए, और मतलब बहुत ज़्यादा मस्कुलिन होने चाहिए, ताकतवर, एग्रेसिव हो। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। ट्रेंच लाइफ वो होती है जहाँ ट्रेंच लाइफ में जो सोल्जर्स थे वो रहा करते थे। पहले जैसे कि जैसे ज़मीन जो होती है उसमें ट्रेंच बनाए जाते हैं, जैसे अंदर बंकर बोलते थे, वो बनाए जाते थे, अंदर की तरफ गहरे होते थे, उसमें सोल्जर्स रह के लड़ाई लड़ते थे। तो मीडिया, जबकि वो लाइफ बहुत ही टिपिकल थी, बट मीडिया उसे ग्लोरीफाइड करता था, बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा करने लगा मीडिया। जबकि जो ट्रुथ था, however, was that soldier live miserable lives in their trench. जो सैनिक थे वो इस ट्रेंच के अंदर बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में रहते थे। ट्रैप्ड विद रैट फीडिंग ऑन कॉर्पस, और उसमें वो चूहे रहते थे जो लाशों को खाते रहते थे। दे फेस पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग एंड विटनेस देयर रैंक रिड्यूस रैपिडली। वो लोग पॉइजनस गैस यानी जो उनके एनिमीज़ होते थे वो जहरीली गैस फेंकते थे उनको, उनके जो एनिमीज़ होते थे उनके शेल्स में, उनके ट्रेंच में, और उनके सामने उनके ही जो सोल्जर्स थे वो मरने लगे थे तेज़ी से, उनकी लाशों भी वहीं पड़ी रहती थी, वो सब देखते थे वो। Aggressive war propaganda and national humor occupied center stage in the public sphere. एग्रेसिव होना चाहिए वॉर में, ये जो प्रोपेगेंडा है, और जो नेशनल ऑनर्स के लिए एग्रेसिव हो, वॉर में जाओ, ये सब चीज़ें जो हैं पब्लिक इनको इस तरफ मोड़ा जाने लगा। While popular support grew for conservative dictatorship that had recently come into being, और इस तरीके से कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप का भी सपोर्ट जो है वो ग्रो किया गया। डेमोक्रेसी वॉज इंटीड अ यंग एंड फ्रेजिल आइडिया। उस समय डेमोक्रेसी जो है
वो एक नया और फ्रेजिल मतलब जो टिकने ना वाला आइडिया था माना जाता था, विच कुड नॉट सर्वाइव द इंस्टेबिलिटी ऑफ इंटर वॉर यूरोप, जो कि उस समय वॉर के टाइम का जो अंदरूनी वॉर थी उसके लिए सर्वाइव करने में उसको तकलीफ आ रही थी। 1.2 Political radicalism and economic crisis. The birth of Weimar Republic coincided with the revolutionary uprising of the Spartacus League on the pattern of Bolshevik revolution in Russia. जो वेमर रिपब्लिक का जन्म हुआ वो जैसे रशिया में बॉल्शेविक आई थी उसी के तरीके से माना जाता था। सोवियत ऑफ वर्कर एंड सोल्जर्स एंड सेलर्स वर एस्टैब्लिश्ड इन मैनी सिटी, जो सोवियत वर्कर हैं वो लोग कई शहरों में बस गए थे। द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वॉज चार्ज विद डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट, जो बर्लिन का एटमॉस्फेयर था वहाँ की जो राजनीतिक स्थिति थी वो लोग चाहते थे कि सोवियत स्टाइल की गवर्नमेंट हो। दोज अपोज टू दिस सच एज द सोशलिस्ट डेमोक्रेट एंड कैथोलिक, और ये जो बाकी के लोग थे सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक और कैथोलिक वो इसको अपोज करते थे। ये सब लोग वेमियर में मिले जिससे कि वो एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को शेप दे पाए, उसके लिए आपस में मिले। द वेमियर रिपब्लिक क्रश द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ अ वॉर वेंट्रेस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फ्री क्रॉप्स। वेमियर रिपब्लिक ने जो ये अपराइजिंग हो रही थी, जो विद्रोह हो रहा था, उसको दबाने की कोशिश करी। द एंगिस्ट स्पार्टकस लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी, फिर इस तरीके से वहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बनाई गई। Communists and socialists henceforth become inconceivable enemies and could not make common cause against Hitler. कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट हालांकि वो लोग क्या थे, थोड़े बहुत विरोधी थे, एक दूसरे के एनिमी थे, और वो उनका सबका एक कॉमन कॉज था कि वो सब हिटलर के अगेंस्ट थे। बोथ रेवोल्यूशनरी एंड मिलिट्री नेशनलिस्ट क्रेव फॉर रेडिकल सोल्यूशन। रेवोल्यूशनरीज और नेशनल जो मिलिट्री नेशनलिस्ट थे वो सब इसका एक रेडिकल सोल्यूशन चाहते थे। Political radicalism was only heightened by the economic crisis of 1923. Germany had fought the war largely on loans and had to pay war repression in gold. जर्मनी जो है वो जो उसने वॉर लड़ी थी उसके लिए उसने बहुत सारा लोन ले लिया था वॉर के लिए, खासकर गोल्ड वगैरह। दिस डिप्लेक्टेड गोल्ड रिजर्व एट अ टाइम रिसोर्स वॉज स्कैर, और इसकी वजह से जो गोल्ड रिजर्व था उसका वो भी क्योंकि रिड्यूस हो गया था वॉर में खर्चे के लिए, रिसोर्सेज जुटाने के लिए। इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे एंड द फ्रेंच ऑक्यूपाइड इस लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूहर टू क्लेम देयर कोयल। तो जब वो उधार नहीं दे पाया उसका, तो जर्मनी इन 1923 में जर्मनी ने जब रिफ्यूज़ कर दिया तो फ्रेंच ने उसकी इंडस्ट्रियल एरिया को ऑक्यूपाइड कर लिया रूहर, और वहाँ पे कोल माइन थी रूहर में, उसको क्लेम कर लिया। जर्मनी रिटेलिएटेड विद पैसिव रेजिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली with too much printed money in circulation the value of Germany mark fall। जर्मनी ने भी क्या किया, उसने पेपर करेंसी छापी जिसकी वजह से जर्मनी को पेपर मनी में बहुत खर्च करना पड़ा, और उसकी वजह से वहाँ की जो वैल्यू है वो उसकी गिर गई, मनी की वैल्यू। In April, the US dollar was equal to 24,000 marks in July, 353,000 marks in August, 4,621,000 मार्क। बताइए जो उनकी रुपीस की वैल्यू है तो वो डॉलर के कंपेयर में इतनी ज़्यादा गिरती चली गई। द फिगर हैड रीन इनटू ट्रिलियंस, मतलब जर्मनी के रुपीस की वैल्यू ट्रिलियंस में गिर गई। एज द वैल्यू ऑफ द मार्क उनकी करेंसी है, मार्क कोलैप्स, तो जैसे जैसे उनकी करेंसी मार्क की वैल्यू ख़त्म होने लगी, प्राइसेस ऑफ गुड्स कॉट, चीज़ों के दाम महंगे होने लगे। द इमेज ऑफ जर्मन्स कैरिंग कैटलोड्स ऑफ करेंसी नोट टू बाय अ लूफ ऑफ ब्रेड वॉज वाइडली पब्लिसाइड इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से भीड़ लगती थी ब्रेड शॉप पर, पूरे वर्ल्ड में भी इनको लेके सिंपैथी होने लगी। दिस क्राइसिस केम टू बी नो as hyperinflation, a situation where prices rise phenomenally high। ये जो सिचुएशन थी इसको कहा जाता था हाइपर इन्फ्लेशन, यानी जब पैसों की जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए।
मतलब चीज़ों पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएं। इवेंचुअली द अमेरिकन intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing the DeWass plan, which revoked the term of repartition to ease the financial burden of Germany. तो उसके लिए फिर अमेरिका ने एक प्लान बनाया जर्मनी के लिए, उसको इस क्राइसिस से उभारने के लिए, जिसे डिवास प्लान कहा जाता है। और इसका ये था कि जर्मनी पे जो बर्डन है, फाइनेंशियल बर्डन, उसको थोड़ा कम किया जाए।